नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साइंस की सीरीज में हम लोगों ने इसके पहले देखा था न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम में हमने देखा था जो फर्स्ट लॉ था, उस प्रथम नियम में हमने देखा था कि इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व ये फर्स्ट लॉ है। तो प्रथम न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। जो फर्स्ट लॉ है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह लगातार गति में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह लगातार विराम में रहेगी। ये उस वस्तु का नेचर होता है भाई। अगर एक बार उसको गति दे दिए तो गति ही करती रहेगी। इसी को जो अरस्तु साहब थे उन्होंने बताया था कि भैया वो गति ही नहीं करती रहेगी बल्कि वो रुक जाएगी, और उसको गति कराने के लिए अलग से बल देना पड़ेगा। ये विचार बहुत दिनों तक माना जाता रहा, लेकिन बाद में इसको खंडित कर दिया गया। जब गैलीलियो साहब आए तो उन्होंने सिद्ध किया कि भाई अगर कोई एकदम चिकना सरफेस ले लिया जाए और उस पर किसी वस्तु को लुढ़का दिया जाए तो वह लगातार लुढ़कते लुढ़कते चली जाएगी, ठीक है। उसको किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो बल जो उसमें लगता है उसको रोकने के लिए लगता है, ठीक है। यहाँ पे उसको रोकने के लिए बल लगता है, हमको उसको चलाने के लिए बल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रथम नियम में हम ये सब चीजें देखे थे। और जड़त्व में देखे थे कि जड़त्व 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब एक बार कोई गति पा गया तो उसी दिशा में वो लगातार जाता रहेगा, गति उसकी बनी रहेगी। विराम में कोई वस्तु रुका है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कि बल ना लगाया जाए। तो जड़त्व क्या करता है? जड़त्व परिवर्तन का विरोध करता है। अगर आप कोई चीज गति में है और अगर आप उसमें परिवर्तन करते हो तो ये जड़त्व इसको गति में ही ले जाना चाहेगा और आपको पीछे की ओर धकेल देगा। यानी कि जो भी आप इसको परिवर्तन करोगे, जो जिस स्थिति में वैसे रहने दो, अगर उसमें बदलाव कर दोगे तो जड़त्व क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, वो उसी में बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम कई एग्जाम्पल भी देखे थे गति के प्रथम नियम में। जैसे अगर मान लेते हैं कोई बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इस पर कोई गत्ता रखा हुआ है, इस पे एक सिक्का रख दो। अब तेजी से इस गत्ते पे मारो, तो इस पे जब तेजी से मारोगे तो अभी इस यहाँ पर क्या है? बोतल में के ऊपर गत्ता रखा हुआ, गत्ते के ऊपर सिक्का है, तो दोनों विराम की पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो जड़त्व काम कर रहा है वो विराम वाला जड़त्व काम कर रहा है, और ये इसको एकदम रोके रखेगा, पकड़े रखेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? गत्ते में तेजी से खाक से एक बल लगाएंगे, तड़ाक से उंगली के इशारे बल लगाएंगे, तो गत्ता तो क्या हो जाएगा? विराम से गति में आ जाएगा। लेकिन सिक्का तो विराम ही पोजीशन में रहना चाहेगा ना, तो गत्ता आगे निकल जाएगा लेकिन सिक्का उसी जगह रहना चाहेगा, तो सिक्का क्या करेगा? घटाक से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम में आते हैं। धूल वगैरह हम देखे थे कि धूल कैसे कंबल से निकालते हैं, ठीक है। अगर हम रेल के डिब्बे में हैं, रेल के डिब्बे में बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई बैठा हुआ लड़का एक गेंद उछालता है। जब गेंद उछालता है तो क्या होता है? गेंद ऊपर जाती है, गेंद लौटकर फिर से उसी के हाथ में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह भी जड़त्व के कारण ही संभव होता है, ठीक है। जड़त्व के कारण गेंद क्या होती है? बराबर गाड़ी के साथ जो होता है, जैसे जब ऊपर फेंके तो अभी सब गति में है, हम भी गति में है, तो गाड़ी भी आगे गति में है, हम भी गति में है, तो गेंद जब ऊपर की ओर जाती है तो उसी के वेग के साथ गेंद भी आगे बढ़ती है, क्योंकि वो भी गति में है, ठीक है। तो गति का जड़त्व काम करता है जो उसको उसी दिशा में, गाड़ी के आगे बढ़ने की दिशा में गेंद को भी आगे ले जाता है, और फिर जब हमारे हाथ में ही गेंद आ जाती है उसी जगह पे। तो ये सब चीजें गति के प्रथम नियम है। आज हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखेंगे। तो दूसरे नियम में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं देखने कि क्या है, पूरा इसको समझते हैं। पहले हम इसको एक बार जितना ये गोचा गाची किए हैं पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी हद तक बोर्ड मैंने साफ कर लिया है। कुछ चीज़ें और हैं, इसको भी निपटा देते हैं। बस थोड़ी देर आप ध्यान दीजिए, ये हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, जैसे पहला नियम क्या था भाई? जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ केवल ये बताता है कि किसी वस्तु को अगर रोकना है तो बल लगाना पड़ेगा। पहला नियम ये है।
नहीं बल लगाओगे तो लगातार गति करता रहेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको गति में लाने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये बताता है कि बल लगाकर ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ये बल के गुण को बताता है, बल के गुण को बताता है। तो पहले नियम को हम लोग गुणात्मक नियम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बल की क्वालिटी को बताता है। लेकिन जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, जिसको हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन की गति का सेकंड, ये बताता है बल की मात्रा को। भाई बल लगाना है ठीक है, लेकिन बल कितना लगाना है, ये उस कितना का जवाब देता है कि बल लगाना है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए तो कितना लगाना है, किसी वस्तु को विराम में लाने के लिए लगाना है तो कितना लगाना है। उस कितना का मतलब होता है मात्रा बताएगा। और किसकी मात्रा बताएगा? बल की मात्रा बताएगा कि किसी वस्तु में हम बल लगाएं तो कितना बल लगाएं। अब ये जो बल लगता है, बेसिकली कोई भी वस्तु है हमारे पास, मान लेते ये एक वस्तु है, अब इस पे हमको एक फोर्स लगाना है भाई, तो बल लगाना है तो हम कितना लगाएंगे? हम इस वस्तु के साइज के अकॉर्डिंग बल लगाएंगे ना। जैसी वस्तु रहेगा, जैसा उसका द्रव्यमान होगा, तो कहने का मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो इस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर हम बल लगाएंगे या द्रव्यमान के अनुसार बल लगाएंगे। अगर कोई भारी वस्तु होती है तो इसको गति में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, कोई छोटी वस्तु होती है इसको गति में लाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जैसा वस्तु का द्रव्यमान होगा वैसा बल लगेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु पे जो हम बल लगाते हैं वह बल के द्रव्यमान के अनुसार लगाते हैं। यानी कि बल जो होता है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान ज़्यादा तो बल भी ज़्यादा, द्रव्यमान कम तो बल भी कम। ठीक है, अब साइकिल, कोई व्यक्ति साइकिल लेके जा रहा है, अब आपको साइकिल को रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? साइकिल को रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? भाई कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है। लेकिन अगर कोई गाड़ी लेकर जा रहा है तो गाड़ी को रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो पहली बात कि हम दूसरा नियम जो है ये बल की मात्रा को बताता है कि कितना बल लगाना है, इसलिए इसे मात्रात्मक नियम कहते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए बल जो होता है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान ज़्यादा तो बल ज़्यादा, द्रव्यमान कम तो बल कम। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरी बात ये कि बल जो होता है उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई कितना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ, ज़्यादा गति में है तो ज़्यादा बल की जरूरत पड़ेगी ना, कम गति में है तो कम बल की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है बल। तो बल अनुक्रमानुपाती यम इंटू ए हो जाता है, यानी दोनों इन इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो बल जो होता है यम और ए के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है ये, तो यहाँ पर कोई बराबर का चिन्ह लगता है, एक नियतांक जुड़ जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर के जोड़ दिए, के का मान हम लोग 1 ले लेंगे, यम इंटू ए। अगर हम के का मान 1 ले ले प्रत्येक वस्तु के लिए तो एफ बराबर बन जाता है यम इंटू ए, यानी कि बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो एफ इज इक्वल टू बनता है हमारा, एफ इज इक्वल टू बनता है यम इंटू ए। ठीक है, तो देखिए यम क्या है? यम है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ए क्या है? ए है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो एफ इक्वल टू बना जो यम इंटू ए, यम का मात्रक होता है किलोग्राम और ए का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब हम लोग पहले चैप्टर मापन में समझे हैं कैसे होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक हो गया वह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के नाम से न्यूटन कहा जाता है। अर्थात बल का इंटरनेशनल मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये न्यूटन किसके बराबर होता है? इसी किलोग्राम जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालते हैं मूल मात्रक, इसी से निकलता है, इसी के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एफ इज इक्वल टू यम इंटू ए आया है, इसमें एक बात जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी जीरो नहीं हो सकता।
द्रव्यमान जीरो नहीं होगा। कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा ही। आखिर शून्य होगा तो क्या होगा? शून्य होगा तो या तो F शून्य होगा या तो A शून्य होगा। जैसे ये कोई इतनी बड़ी वस्तु है, अब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, लेकिन अगर इस पर हम कोई बल ही ना लगाएं तो बल जीरो हो जाएगा। जब बल नहीं लगेगा त्वरण जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो F शून्य हो सकता है या तो A शून्य हो सकता है, लेकिन M शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि बाह्य बल अगर ना लगाया जाए, ठीक है, किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो इस वस्तु में त्वरण भी पैदा नहीं होगा, यानी ना गति होगी ना कोई परिवर्तन होगा, तो इसमें त्वरण भी पैदा नहीं होगा। जब त्वरण नहीं पैदा होगा यानी कि बल जीरो होने के बाद त्वरण जीरो हो गया, तो इसकी दो कंडीशन है। त्वरण कब कब जीरो हो सकता है? एक तो तब जीरो हो सकता है कि वस्तु क्या है, विराम में है, लगातार विराम में ही बनी रहे। दूसर का तब जीरो हो सकता है जब वस्तु एक समान वेग से गति में हो। त्वरण वाले चैप्टर में, जो दूरी विस्थापन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एक समान वेग से अगर कोई पिंड गति कर रहा है, उसके वेग में नो चेंज हो रहा है, नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए इस दूसरे नियम से जो F इक्वल टू M इंटू ए है, यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। यहाँ से हम पहला नियम निकाल लिए, यानी कि दूसरे नियम में पहला नियम छिपा हुआ है कि अगर बाह्य बल जीरो हो जाए तो त्वरण जीरो हो जाएगा। अगर त्वरण जीरो हो जाएगा तो इसकी दो कंडीशन बनती है। एक तब त्वरण जीरो होगा जब वस्तु एकदम विराम में हो, यानी कि बिल्कुल रुकी हुई हो, उसमें कोई गति ना रही हो, तो हमेशा रुकी ही रहेगी। और दूसरा ये हो सकता है जब वह एक समान वेग से गतिमान हो, लगातार वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। या तो ये पहला नियम ही तो है कि वस्तु यदि रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी। तो ये दूसरे नियम से पहला नियम की हम लोग उत्पत्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, और इसमें हम क्या समझ सकते हैं, और देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर समझते हैं कि और क्या समझा जा सकता है। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि F इक्वल टू हुआ M इंटू ए, F इक्वल टू हुआ M इंटू ए। तो इसमें M अगर हटा दें तो F और A तो प्रोपोर्शनल हैं। ज़्यादा बल लगाओगे ज़्यादा त्वरण पैदा होगा, ज़्यादा गति होगी। कम बल लगाओगे कम गति होगी, कम त्वरण पैदा होगा। यानी कि इसमें इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर, जैसे अगर एक तरफ हम ले लें बल को, एक तरफ ले लें त्वरण को, तो अब सीधा सीधा संबंध, मतलब ज़्यादा त्वरण ज़्यादा बल, कम त्वरण पैदा हुआ तो मतलब कम बल लगा। तो इसमें एक दूसरे के जब समानुपाती संबंध होता है तो ये बीच से ऐसे रेखा जाती है। यानी कि जितना बल बढ़ेगा उतना त्वरण बढ़ेगा, जितना बल बढ़ेगा उतना ही त्वरण बढ़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर F हटा दें तो M और A में उल्टा संबंध होगा। M और A में उल्टा संबंध मतलब ज़्यादा भारी वस्तुओं में कम त्वरण पैदा होगा और कम भारी वस्तुओं में ज़्यादा त्वरण पैदा होगा, उल्टा संबंध। तो उल्टा संबंध जब होता है तो इसमें क्या होता है, जो रिलेशन बनता है, जैसे एक तरफ M ले लें एक तरफ A ले लें, तो अगर A घटाओगे तो M बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से रिलेशन। M को बढ़ाओगे, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो त्वरण धीरे धीरे घटता जाएगा, ये रस्सी नीचे की ओर आएगी। अगर त्वरण बढ़ाओगे तो द्रव्यमान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, एक प्रकार से उल्टा संबंध होता है। थोड़ा सा इसके मात्रक पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहली बात हमने देखा कि बल बराबर होता है M इंटू ए। M का मतलब किलोग्राम, A का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हमने कहा न्यूटन होता है। लेकिन बल का एक सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है जिसको डाइन कहते हैं, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 घाते 5 डाइन।
1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये कहाँ से आता है? तो भाइयों ये आता है, आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से आता है। बस स्पेस थोड़ा करते हैं। देखिए ये आता है यहाँ से। जैसे हमने कहा कि F बराबर हो गया m इंटू ए, m का मात्रक हो गया किलोग्राम, a का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा मात्रक है? ये MKS पद्धति का मात्रक है। इसी को हमको बनाना है CGS पद्धति का। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम को CGS यानी ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड तो CGS और MKS हर जगह वही रहता है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह सकते हैं। और यहाँ पर हो गया 1000 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो ये हो गया 10 पावर 5। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये CGS पद्धति में इसको डाइन कहा जाता है। तो हम 1 न्यूटन इक्वल टू कहेंगे 10 पावर 5 डाइन। तो ये रिलेशन अक्सर पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो ये दूसरा गति का जो दूसरा नियम है, जिसे हम बल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बल की मात्रा के बारे में देखते हैं। उसके बाद इसी दूसरे नियम में आता है, इसके अंतर्गत आता है संवेग। कि आखिर संवेग क्या होता है? संवेग को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम कितना शिफ्ट हो रहा है भाई, कितना मोमेंटम लगेगा, ठीक है। तो उस मोमेंटम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। संवेग, देखिए संवेग बेसिकली संवेग एक ऐसी राशि है जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से बनती है। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू mv होता है। m का मतलब है द्रव्यमान, m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग। जब हम द्रव्यमान और वेग का गुणा करते हैं तो संवेग पैदा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दो वस्तुएं हैं, एक भारी वस्तु है और एक छोटी वस्तु है, ठीक है। जैसे हमारे पास कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड में 2 गोटियां हैं, एक भारी गोटी है, एक छोटी गोटी है। अब हमको उंगली से इस पे बल लगाना है, एक बार बड़ी पर लगाना है, एक बार छोटी वाली पे लगाना है। तो अब हम दोनों को क्या करते हैं, उंगली से बल लगाते हैं, यानी इस पे चोट देते हैं, ठीक है। अगर दोनों पर बराबर बल लगाएंगे तो बड़ी वाली वस्तु पर कम प्रभाव पैदा होगा, छोटी वाली वस्तु पर ज़्यादा प्रभाव पैदा होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है, हमको जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसके लिए ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसके लिए कम बल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कम बल और यहाँ पे ज़्यादा बल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, संवेग, इसमें क्या होता है, गति आ जाती है, इनमें वेग आ जाता है। तो द्रव्यमान के अनुसार बल लगा के जो वेग पैदा किया जाता है इसी को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान के अनुसार बल लगाकर जो उस वस्तु में वेग पैदा किया जाता है तो यही द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। देखिए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मूल राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम होगा। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो वेग का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसे हम लोग SI मात्रक कहते हैं। इसके और मात्रक क्या हो सकते हैं, देखिए और क्या हो सकता है, अगर मैं इसी में सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, नीचे वाला सेकंड गुणा हो गया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी याद करिए बल बराबर m इंटू ए, m मतलब किलोग्राम, a मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमने बोला था न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। तो संवेग का एक SI मात्रक ये भी बन जाता है, न्यूटन इंटू सेकेंड बन जाता है। तो यहाँ से फार्मूला भी बन जाएगा।
तो किलोग्राम मीटर पर न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है और सेकंड समय का मात्रक है टी। तो कहने का मतलब संवेग बराबर बल गुणे समय भी बन जाता है, एफ इंटू टी भी बन जाता है। तो ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए संवेग जो है, जैसे हमने कहा P बराबर mv, तो वेग क्या है, सदिश राशि है। किसी सदिश में अदिश का, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती तो ये अदिश होता है। अदिश और सदिश का गुणा करते हैं तो सदिश ही मिलता है। तो जो राशि मिलेगी ये भी वेक्टर वाली मिलेगी, तो ये भी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो संवेग भी एक सदिश राशि है, क्योंकि जो वेग की दिशा होगी, जिस दिशा में गति होगी उसी दिशा में संवेग पैदा होगा। तो संवेग भी एक सदिश राशि है। तो संवेग को समझने के बाद हम न्यूटन के दूसरे नियम को एक और तरीके से यहाँ से देखते हैं। तो हम देखते हैं संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। संवेग परिवर्तन प्लस बल में क्या संबंध होता है। जैसे अभी हमने देखा कि P बराबर होता है mv, इसी को हमने कहा कि बल गुणे समय भी होता है संवेग का मात्रक, जो मात्रक में हम लोग सेकंड से ऊपर नीचे गुणा करके निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए संवेग परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पर इसका द्रव्यमान यम है, इस वस्तु का द्रव्यमान यम है और ये किसी प्रारंभिक वेग मान लेते हैं v1 से गति कर रही है। अब कुछ समय बाद हमने इस पर बल लगाया, इस वस्तु पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। जब बल लगाया तो ये द्रव्यमान वही है, और जैसे ही बल लगाएंगे जाहिर सी बात है कि इसकी गति में परिवर्तन होगा, इसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया। तो देखो बल लगाने से पहले इसका जो संवेग होगा p1, बल लगाने से पहले तो यम v1 गति अलग है, तो जाहिर सी बात है संवेग भी अलग होगा। और बल लगाने के बाद इसका संवेग जो होगा p2 यम v2, तो इसका संवेग भी अलग हो जाएगा। और ये हो रहा है कुछ समय बाद, मान लेते हैं डेल्टा की समय अंतराल लिया गया है, इतने समय बाद हो रहा है। अगर हम इस स्थिति में इन दोनों कंडीशन में संवेग परिवर्तन देखेंगे, कितना परिवर्तन हो रहा है संवेग में, तो हम घटा कर पता चलेगा कि पहले हमारा इतना था अब इतना हो गया, तो घटाएंगे तो करेंगे P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 यानी यम V2 माइनस यम V1, क्योंकि इसकी जगह पे ये आया हुआ है। तो यहाँ से हम ले लेंगे तो यम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा V2 माइनस V1, और P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल्टा P। संवेग परिवर्तन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा P बराबर यम, V2 माइनस V1 वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा V। तो ये हो गया संवेग परिवर्तन। अब देखिए संवेग परिवर्तन, अगर हम इसमें दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग कर दें, डेल्टा P बराबर यम डेल्टा V, अगर दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग कर दें इस तरह से, तो हमको पता होगा कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है, ठीक है। तो डेल्टा V अपन डेल्टा T है, तो ये भी तो वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा समय क्या होगा, त्वरण। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T इज इक्वल टू यम, इसके जगह पे डेल्टा V अपान डेल्टा T वेग परिवर्तन की दर की जगह पे त्वरण रख देंगे, और यम इंटू ए होता है बल, यम इंटू ए होता है बल। तो हम कह सकते हैं कि संवेग, देखिए संवेग परिवर्तन F बराबर है डेल्टा P अपान डेल्टा T आया, F बराबर क्या आया, डेल्टा P अपान डेल्टा T। डेल्टा P है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, और जब किसी में भाग दिया जाता है समय से तो वो हो जाता है दर। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह बल के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, यानी कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। अगर को डेल्टा P को अलग लिख दें तो डेल्टा F इंटू डेल्टा T, जो कि अभी हमने लिखा था यहाँ पर, ये देखिए P बराबर F इंटू T। तो संवेग परिवर्तन और बल में यही संबंध होता है कि
बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको संवेग परिवर्तन और बल को देख सकते हैं। ये भी न्यूटन के दूसरे नियम का एक प्रकार का रूप ही है। जो न्यूटन का दूसरा नियम है ये भी उसी का एक रूप होता है। जैसे मान लेते हैं बंदूक से जब गोली छूटती है, बंदूक से गोली छूटती है तो गोली का वेग बहुत ज़्यादा होता है। बंदूक से गोली छूटी तो गोली का वेग तो उस समय बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहुत अधिक होने के कारण उसमें अब वेग ज़्यादा होगा। तो अब भाई गोली का द्रव्यमान तो m है, लेकिन वेग बहुत ज़्यादा है तो संवेग जो पैदा होगा m इंटू वी। जितना ज़्यादा वेग ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा संवेग पैदा होगा। तो जब गोली किस शरीर के किसी हिस्से में जाके धड़ाक से धंसती है तो उसका वेग क्या होता है, जीरो हो जाता है। अचानक से उसका वेग, शरीर में गोली धंसी ध्यान से, अचानक से उसका वेग जीरो हो जाता है। जब वेग जीरो हो जाएगा तो वहां पर संवेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है और संवेग शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे संवेग देखिए, पहले संवेग बहुत ज़्यादा था, अचानक से संवेग जीरो हो गया तो संवेग परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी संवेग परिवर्तन की दर यहाँ पे बहुत अधिक होती है। पहले कहाँ संवेग बहुत ज़्यादा था, अभी अचानक से संवेग जीरो हो गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संवेग परिवर्तन देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर जो होता है ये बल के बराबर होती है। यानी ज़्यादा संवेग परिवर्तन होगा, ज़्यादा बल लगेगा और हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा बल लगता है और ये पूरी तरह से गोली शरीर में धंस जाती है। इसी से एक कॉन्सेप्ट है आवेग। आवेग जिसको इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स आवेग। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको भी देखते हैं क्या है। चलिए इसको संवेग को अब हटा देते हैं, उसके बाद हम आवेग देखते हैं। आवेग भी बल और समय के गुणनफल को कहा जाता है। आवेग का मतलब होता है बल और समय का गुणनफल। एक्चुअली इसमें होता है क्या है कि होता ये है कि बहुत ज़्यादा बल, बहुत अधिक जो बल होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, अधिक बल होता है और ये बहुत कम समय के लिए, समय इसमें क्या होता है बहुत कम लगता है। जब बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय के लिए किसी चीज़ पर लगता है तो वहाँ पर जो प्रभाव होता है उसी को कहते हैं आवेग। जो यहाँ पर राशि का निर्माण होता है, जैसे क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बॉलर है, ये गेंद को लेकर दौड़ते दौड़ते आया और गेंद को क्या कहता है ऐसे फेंका और ये गेंद इधर गई। और यहाँ पर बैट्समैन क्या कहता है बल्ले से गेंद पर जोरदार प्रहार करता है। अब देखिए बल्ला और गेंद का संपर्क जो होता है केवल कुछ सेकंड का होता है और इतने में क्या होता है गेंद पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पैदा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेग। जब बहुत अधिक बल बहुत कम समय के लिए लगता है किसी वस्तु पर, ठीक है, तो वहाँ पर आवेग बनता है। तो हम कह सकते हैं आवेग बराबर बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुणे समय, यानी कि I इक्वल टू एफ इंटू टी। यह भी एफ इंटू टी संवेग परिवर्तन भी होता है। तो कह सकते हैं आवेग जो होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। क्योंकि अभी हमने देखा था डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर एफ। तो यहाँ पे डेल्टा पी अगर अलग करेंगे तो एफ और टाइम इधर चला जाएगा तो डेल्टा टी। तो देखो एफ और टी बराबर डेल्टा पी है और यही एफ और टी बराबर आई है यानी आवेग है। तो संवेग परिवर्तन आवेग के भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो संवेग परिवर्तन और आवेग भी आपस में बराबर होते हैं। तो इनका फार्मूला क्या बनेगा, एफ का मतलब होता है न्यूटन, टी का मतलब सेकेंड, तो आवेग का मात्रक हो जाता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, कह सकते हैं। दोनों किसी भी वस्तु में अगर हम बल लगाते हैं तो बल से जो आवेग पैदा होता है उस वस्तु में कितना संवेग परिवर्तन पैदा करेगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जिस संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है वही आवेग का भी मात्रक होता है। और हमारे डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल इसके देखने को मिलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि
किसी भी वस्तु को आवेग देने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं बहुत कम समय के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, उसमें हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हमने बताया कि बल्ले से हम गेंद को मारते हैं, ठीक है, दूर भेज देते हैं, या कील ठोकते हैं तो हथौड़े पर से हम कील पर मारते हैं, खट खट तो उस कील पर बहुत कम समय के लिए ज़्यादा बल लगता है, ठीक है। ऊंचाई से कूदते हैं तो फर्श पर क्या होता है, जब कूदते हैं तो अचानक से, जैसे ही फर्श पर हम धड़ाम से कूदे तो अचानक से होता क्या है कि हमारे पैर में एक आवेग उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा बल धरती पे गिरने पर बहुत कम समय के लिए लगता है, तो यहाँ पर अचानक से हमारा संवेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमारा संवेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जैसे हम फर्श पे कूदेंगे हमारा वेग रुक जाएगा और संवेग जीरो हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवेग पैदा होता है, हमारे पैर में चोट भी लग जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कूदते समय हम पैर को थोड़ा मोड़ते हैं, जब कूदेंगे तो हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, हमारा पैर मुड़ जाता है, मोड़ते हैं, ताकि वहाँ पर क्या होता है कि बल को थोड़ा समय लगे, बल को क्या लगे, समय लगे। कैच करते समय भी हाथ को हम धीरे धीरे पीछे खींचते हैं गेंद को हाथ में आने के लिए, क्योंकि समय लगे, जो बल लगेगा उसको टाइम अगर मिल जाएगा तो बल कम लगेगा। अचानक से हाथ एकदम टाइट किए रहते हैं तो अचानक से गेंद आती है, बहुत कम समय में ज़्यादा बल लगाती है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सब समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।